हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर नंबर 7 जिसका नाम है सिस्टोसोमा। तो सिस्टोसोमा से रिलेटेड यहाँ पर हम लोग बहुत कुछ चीजें देखने वाले हैं विथ डायग्राम। यहाँ पर मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो ये हमारा लायन बैच है। इस बैच के सारे वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। किसी भी टॉपिक को, बीएससी जूलॉजी या फिर बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी, किसी भी टॉपिक को अगर आप नॉलेज अड्डा के नाम से या फिर लायन बैच के नाम से सर्च करोगे तो आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएंगे। अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है हर चैप्टर का, तो आप लोग एक बार चैनल में जाकर के चेक जरूर करें। इसके अलावा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगी, जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं लेक्चर नंबर 7। बाकी के भी लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग एक बार चैनल पर चेक जरूर करें। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सिनॉप्सिस। तो देखिए रूपरेखा में, जैसे आप लोग एक एग्जाम में आता है तो सबसे पहले रूपरेखा लिखा कीजिए। इससे हमको ये पता चल जाता है कि आप लोगों ने क्या क्या अपने नोट्स में इंक्लूड किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिस्टोसोमा का क्लासिफिकेशन बता दूंगी कि इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, कैसे कैसे इसका वर्गीकरण है। सेकंड नंबर में हम लोग इसके कैरेक्टर के बारे में देख लेंगे कि सिस्टोसोमा के लक्षण क्या है। थर्ड नंबर में हम लोग इसके संरचना के बारे में देखेंगे। फोर्थ नंबर में हम लोग इसके लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे। पांचवें नंबर में मैं आप लोगों को इसका पैथोजेनेसिस बता दूंगी, रोग जनन, मतलब इनसे कौन कौन से रोग पैदा होते हैं। और लास्ट में हम लोग इसका ट्रीटमेंट देखेंगे, इसका उपचार किस तरीके से किया जा सकता है। तो ये था गाइस आज का हमारा सिनॉप्सिस। आई होप आप लोगों को सारे टॉपिक मतलब सारे पॉइंट इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वर्गीकरण। तो देखिए जो सिस्टोसोमा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। वर्गीकरण तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट एक बार डायग्राम देखिए सिस्टोसोमा का। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है सिस्टोसोमा। और आपको बता दूं कि सिस्टोसोमा एक प्रकार का सूक्ष्म जीव ही होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है। हम लोग सिस्टोसोमा को ऐसे खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, और इसको रुधिर फ्लूक के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड फ्लूक। तो आखिर क्यों सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लूक के नाम से जाना जाता है? तो इसका मुख्य कारण यह है कि ये एक प्रकार के पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। परजीवी मतलब क्या होता है? जो दूसरे के जीव में, दूसरे शरीर में रह करके अपना जीवन यापन पूरा करते हैं। मतलब ये तो या तो किसी इंसान के ब्लड में या फिर किसी अन्य जानवर के ब्लड में अपना आधा जो लाइफ साइकिल है वो पूरा करते हैं। किसी दूसरे मनुष्य के ब्लड में रह करके ये अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं और वहीं पर ये आश्रित रहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार के पैरासाइट होते हैं, एक प्रकार के परजीवी होते हैं, और दूसरे के ब्लड में ही रह करके अपना ये रिप्रोडक्शन भी पूरा करते हैं। जो भी प्रजनन की क्रिया है, जो भी अंडे देने की क्रिया है, सभी चीज ये ब्लड में ही रह करके करते हैं। इस वजह से इसको ब्लड फ्लूक कहा जाता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। इस वैसे इसका स्ट्रक्चर क्या है, मेल फीमेल सब चीज के बारे में हम लोग आगे मैं आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर में बता दूंगी। तो चलिए हम लोग एक चीज और मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहती हूँ सिस्टोसोमा के बारे में। तो देखिए वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग देखें WHO के अकॉर्डिंग, तो ये एक प्रकार के ऐसे पैरासाइट है जो काफी ज्यादा इन्फेक्शन पैदा करते हैं। इनसे एक प्रकार का विशेष टाइप का इन्फेक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टोसोमियासिस। और सिस्टोसोमियासिस वर्ल्ड का 2nd नंबर का लार्जेस्ट पैरासाइट इन्फेक्शन है। तो काफी ज्यादा इन्फेक्शन इस सिस्टोसोमा के द्वारा फैलता है लोगों के शरीर में, और विभिन्न प्रकार के लक्षण पैदा होते हैं जो कि मैं आप लोगों को आगे बता दूंगी। क्लियर होगा इस आपको सिस्टोसोमा के बारे में। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फाइलम देखते हैं कौन से संघ के अंतर्गत रखा गया है। तो ये है प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम के अंतर्गत इसको रखा गया है। क्लास की बात करें तो ये डाइजीनिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जीनस की बात करें, वंश की बात करें तो ये सिस्टोसोमा के अंतर्गत आते हैं। तो क्लासिफिकेशन में एटलीस्ट आपको इतना तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा गाइस। अब हम लोग इसके स्पीसीज की बात करें, जाति की बात करें, तो वैसे तो बहुत टाइप की जातियां सिस्टोसोमा की प्राप्त की जा चुकी है, लेकिन 3 विशेष प्रकार की जातियां जो कि मनुष्य में इंफेक्शन फैलाने का कार्य करती है। तो फेमस 3 प्रकार की स्पीसीज है। सबसे पहला सिस्टोसोमा जैपोनिकम, 2nd नंबर का है सिस्टोसोमा मैंसोनी, और 3rd नंबर का है सिस्टोसोमा हिमेटोबियम। तो ये 3 जातियां आप लोग अच्छे से याद कर लेना। और जो भी क्लासिफिकेशन मैं बताई हूँ, देखो आपके एग्जाम में कई बच्चे क्या करते हैं ना, मान लो सिस्टोसोमा का लाइफ साइकिल आ गया कि सिस्टोसोमा के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए, लेकिन उन लोग क्या करते हैं, वर्गीकरण नहीं लिखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर सिस्टोसोमा के बारे में कुछ भी आया, चाहे इसका संरचना आया, चाहे डायग्राम बनाया, जो भी आया, लेकिन आपको वर्गीकरण को लिखना ही लिखना है। क्लासिफिकेशन लिखोगे गाइस तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, है ना। कम से कम संघ, वर्ग और वंश को तो एटलीस्ट लिख लेना आप लोग। क्लियर हुआ आपको? तो चलिए ये तो हो गया। अब मैं आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर और इसके कैरेक्टर के बारे में बता देती हूँ।
तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वर्गीकरण। तो देखिए जो सिस्टोसोमा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। वर्गीकरण तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट एक बार डायग्राम देखिए सिस्टोसोमा का। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है सिस्टोसोमा। और आपको बता दूं कि सिस्टोसोमा एक प्रकार का सूक्ष्म जीवी होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है। हम लोग सिस्टोसोमा को ऐसे खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, और इसको रुधिर फ्लूक के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड फ्लूक। तो आखिर क्यों सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लूक के नाम से जाना जाता है? तो इसका मुख्य कारण यह है कि ये एक प्रकार के पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। परजीवी मतलब क्या होता है? जो दूसरे के जीव में, दूसरे शरीर में रह करके अपना जीवन यापन पूरा करते हैं। मतलब ये तो या तो किसी इंसान के ब्लड में या फिर किसी अन्य जानवर के ब्लड में अपना आधा जो लाइफ साइकिल है वो पूरा करते हैं। किसी दूसरे मनुष्य के ब्लड में रह करके ये अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं और उन्हीं पर ये आश्रित रहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार के पैरासाइट होते हैं, एक प्रकार के परजीवी होते हैं, और दूसरे के ब्लड में ही रह करके अपना ये रिप्रोडक्शन भी पूरा करते हैं। जो भी प्रजनन की क्रिया है, जो भी अंडे देने की क्रिया है, सभी चीज ये ब्लड में ही रह करके करते हैं। इस वजह से इसको ब्लड फ्लूक कहा जाता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। इस वैसे इसका स्ट्रक्चर क्या है, मेल फीमेल सब चीज के बारे में हम लोग आगे मैं आप लोगों को इसकी स्ट्रक्चर में बता दूंगी। तो चलिए हम लोग एक चीज और मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहती हूँ सिस्टोसोमा के बारे में। तो देखिए वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग देखें WHO के अकॉर्डिंग, तो ये एक प्रकार के ऐसे पैरासाइट है जो काफी ज्यादा इन्फेक्शन पैदा करते हैं। इनसे एक प्रकार का विशेष टाइप का इन्फेक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टोसोमियासिस। और सिस्टोसोमियासिस वर्ल्ड का 2nd नंबर का लार्जेस्ट पैरासाइट इन्फेक्शन है। तो काफी ज्यादा इन्फेक्शन इस सिस्टोसोमा के द्वारा फैलता है लोगों के शरीर में, और विभिन्न प्रकार के लक्षण पैदा होते हैं जो कि मैं आप लोगों को आगे बता दूंगी। क्लियर होगा इस आपको सिस्टोसोमा के बारे में। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फाइलम देखते हैं कौन से संघ के अंतर्गत रखा गया है। तो ये है प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम के अंतर्गत इसको रखा गया है। क्लास की बात करें तो ये डाइजीनिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जीनस की बात करें, वंश की बात करें, तो ये सिस्टोसोमा के अंतर्गत आते हैं। तो क्लासिफिकेशन में एटलीस्ट आपको इतना तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा गाइस। अब हम लोग इसके स्पीसीज की बात करें, जाति की बात करें, तो वैसे तो बहुत टाइप की जातियां सिस्टोसोमा की प्राप्त की जा चुकी है, लेकिन 3 विशेष प्रकार की जातियां जो कि मनुष्य में इन्फेक्शन फैलाने का कार्य करती है। तो फेमस 3 प्रकार की स्पीसीज है। सबसे पहला सिस्टोसोमा जैपोनिकम, 2nd नंबर का है सिस्टोसोमा मैंसोनी, और 3rd नंबर का है सिस्टोसोमा हिमेटोबियम। तो ये 3 जातियां आप लोग अच्छे से याद कर लेना। और जो भी क्लासिफिकेशन मैं बताई हूँ, देखो आपके एग्जाम में कई बच्चे क्या करते हैं ना, मान लो सिस्टोसोमा का लाइफ साइकिल आ गया कि सिस्टोसोमा के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए, लेकिन उन लोग क्या करते हैं, वर्गीकरण नहीं लिखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर सिस्टोसोमा के बारे में कुछ भी आया, चाहे इसका संरचना आया, चाहे डायग्राम बनाया, जो भी आया, लेकिन आपको वर्गीकरण को लिखना ही लिखना है। क्लासिफिकेशन लिखोगे गाइस तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, है ना। कम से कम संघ, वर्ग और वंश को तो एटलीस्ट लिख लेना आप लोग। क्लियर हुआ आपको? तो चलिए ये तो हो गया। अब मैं आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर और इसके कैरेक्टर के बारे में बता दूं। तो चलिए हम लोग इसका लक्षण और जो भी स्ट्रक्चर है मैं आप लोगों को एक साथ बता देती हूँ। वैसे मैंने नोट्स में अलग अलग लिखा हुआ है, कैरेक्टर अलग करके लिखा हुआ है और स्ट्रक्चर अलग करके लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो अभी तक काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, बट ये इस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर, इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, इनका फिजियोलॉजी थोड़ा सा अलग है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए मैं एक अंडरलाइन कर रही हूँ, यहाँ पे 2 चीज है। हालांकि डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि पूरा सिस्टोसोमा है, जबकि सिस्टोसोमा नहीं है। सिस्टोसोमा है बट ये मेल और फीमेल दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए मैं आप थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। ये जो आपको मोटा सा दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, मेल सिस्टोसोमा है। क्लियर हुआ? क्या है, मेल सिस्टोसोमा। और यहीं पर ही स्थित है फीमेल सिस्टोसोमा। फीमेल सिस्टोसोमा यहाँ पे, यहाँ से देखो, ये पतला सा दिख रहा है, इस टाइप से स्नैक टाइप से दिख रहा है, पतला सा, ये क्या है, फीमेल सिस्टोसोमा है। अब बात ये है कि कैसे आखिर ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो जी हाँ, इनकी एक प्रकार की यही कैरेक्टर होता है कि मेल और फीमेल सिस्टोसोमा जब एडल्ट हो जाते हैं, जब वयस्क हो जाते हैं, तो वो इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ये जो मेल सिस्टोसोमा होता है वो साइज में थोड़ा सा मोटा होता है, और मतलब इनकी मोटाई काफी अच्छी होती है, और जो लेंथ होता है वो फीमेल सिस्टोसोमा से कम होता है। और ये अपने शरीर को मोड़ करके, जैसे कि ये मान लीजिए सिस्टोसोमा है, तो ये इस तरीके से अपने शरीर को ऐसा मोड़ करके एक छोटा सा हिस्सा बना देते हैं, और इसी हिस्से में आकर के जो फीमेल सिस्टोसोमा है वो चिपक करके बैठे रहती है।
क्लियर हुआ कि क्या कहना चाहती हूँ मैं? तो जो मेल सिस्टोसोमा होते हैं वो अपने शरीर को मोड़ करके क्या बना लेते हैं, गायनेकोफोरिक कैनाल, जिसको हम लोग कहते हैं स्त्रीधर कैनाल। स्त्रीधर कैनाल वो अपने शरीर को मोड़ करके बना लेते हैं ताकि कोई फीमेल सिस्टोसोमा आ करके उसमें आसानी से चिपक करके रह सके। और यही इनकी मेन कैरेक्टर है कि मेल सिस्टोसोमा और फीमेल सिस्टोसोमा एक दूसरे से हमेशा चिपके रहते हैं। समझ में आएगा इस आप लोगों को? तो कौन सा है यहाँ पे, क्या नाम है इसका, जिस हिस्से से ये फीमेल सिस्टोसोमा चिपक के बैठे रहती है उसका नाम क्या है, स्त्रीधर कैनाल। और स्त्रीधर कैनाल ये मेल सिस्टोसोमा खुद ही डेवलप कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक चीज और यहाँ पे देखिए, जो फीमेल सिस्टोसोमा होती है ना उसकी लंबाई भी अच्छी खासी होती है, लेकिन उसका जो मोटाई होता है थोड़ा सा पतला होता है मेल के अपेक्षा। तो यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो मेल सिस्टोसोमा होते हैं थोड़े से मोटे होते हैं, जबकि फीमेल सिस्टोसोमा जो है वो थोड़ा सा पतले होते हैं। मेल सिस्टोसोमा की जो लंबाई होती है वो भी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन फीमेल सिस्टोसोमा की जो लंबाई होती है वो भी काफी ज्यादा होती है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पे अब सवाल ये है कि जो स्त्रीधर कैनाल है वो कहां से कहां तक फैला रहता है। तो देखिए इसके जो ये वाला हिस्सा है यहां से लेकर के ये पूरा यहां तक, मतलब लास्ट तक ये पूरा स्त्रीधर कैनाल क्या होता है, फैला रहता है। और इसी स्त्रीधर कैनाल में बैठा रहता है फीमेल सिस्टोसोमा। यहां तक क्लियर होगा इस आप लोगों को? अब देखो एक कंफ्यूजन ना इस सिस्टोसोमा में होता है, काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है कि वे द्विलिंगी होते हैं। जो सिस्टोसोमा होता है वो बाइसेक्सुअल होते हैं, मींस इसमें मेल फीमेल दोनों का जेनिटल ऑर्गन एक ही सिस्टोसोमा में रहता है। ऐसा नहीं है, ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेल सिस्टोसोमा अलग होते हैं, फीमेल सिस्टोसोमा अलग होते हैं। मेल सिस्टोसोमा का जेनिटल ऑर्गन अलग होता है, फीमेल सिस्टोसोमा का जेनिटल ऑर्गन मतलब जो जनन अंग है वो अलग अलग होते हैं। तो इस वाले डायग्राम में देखो ये थोड़ा सा जो डार्क कलर का दिख रहा है ना, ये जो थोड़ा डार्क इस कलर का दिख रहा है वो क्या है, फीमेल सिस्टोसोमा है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। फीमेल सिस्टोसोमा उसमें भी यूट्रस पाया जाता है, उसमें भी ओवरी पाया जाता है, वो भी बच्चे देते हैं, वो भी अंडे देते हैं। तो देखिए ये चिपक के रहने का प्रोसेस कब तक चलता है, जब तक इनके बीच फर्टिलाइजेशन होते रहता है ना। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब ये इनको जब एग देने का टाइम आता है, जब अंडे देने का टाइम आता है, तो क्या होता है, जो सिस्टोसोमा होते हैं वो थोड़ा सा यहाँ से अलग हो जाते हैं और अलग हो करके ये अपना अंडे देने का काम वगैरह पूरा करते हैं। तो अगर हम लोग इसके जेनिटल ऑर्गन की बात करें तो इनमें इसमें यूट्रस भी पाया जाता है, इसमें एग भी पाया जाता है, इसमें ओवरी भी पाया जाता है। जितने जेनिटल ऑर्गन है वो सारे इसमें पाए जाते हैं। और अगर हम लोग मेल की बात करें तो मेल में भी टेस्टिस वगैरह पाया जाता है, जो वृषण वगैरह होता है ना मेल में, इनके शरीर में भी वृषण पाया जाता है। और एक बहुत अच्छा चीज ये है, मतलब डिफरेंट चीज ये है कि इनमें 4 से 5 वृषण पाए जाते हैं। वृषण की संख्या अगर हम लोग कशेरुक में देखें, इंसानों में देखें तो वृषण टेस्टिस की संख्या 2 होती है, लेकिन सिस्टोसोमा में 2 ना होकर के 3 से 4 टेस्टिस जो है वो मेल सिस्टोसोमा में हो सकते हैं। क्लियर हो गई? तो ये सब आपको कैरेक्टर और स्ट्रक्चर वगैरह में लिखना है और ये बेस्ट डायग्राम है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। एक बार इस डायग्राम का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं नोट्स में नहीं बनाई हूं, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर और अच्छे से बताऊंगी मैं। क्लियर हो गई आपको? अब देखिए इनका जो शरीर होता है, अगर हम लोग मेल की बात करें तो इनका जो क्यूटिकल होता है, मतलब इनका जो त्वचा होता है, उसमें छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं। खास करके जो मेल वाले होते हैं ना उनमें ज्यादा उभार पाए जाते हैं। जो मेल सिस्टोसोमा होता है उनका जो स्किन होता है थोड़ा सा दरदरा टाइप से होता है, लेकिन जो फीमेल सिस्टोसोमा होती है ना उनके क्यूटिकल में ज्यादा उभार नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल चिकना उनका शरीर होता है। यहाँ तक क्लियर होगा? देखो इसमें भी इसोफेगस वगैरह भी पाए जाते हैं, एसिटर्बुलम पाए जाते हैं। और सबसे पहली बात करूं, इनमें शक्कर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं चूसक। तो इनमें ओरल शक्कर और वेंट्रल शक्कर 2 टाइप के चूसक पाए जाते हैं। मेनली ये क्या करते हैं, शरीर को पेनिट्रेट करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पानी में सिस्टोसोमा है, छोटे छोटे सिस्टोसोमा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो अगर वो सिस्टोसोमा हमारे शरीर के कांटेक्ट में आ गया, हमारे स्किन के कांटेक्ट में आया, तो वो स्किन को छेद करके अपने शक्कर वगैरह के द्वारा वो स्किन को छेद करके नुकीले अपने ओरल वगैरह से लोग स्किन को छेद करके ब्लड में पहुंच जाते हैं। तो देखना कई बार होता है ना, हम लोग गंदे पानी वगैरह में रहते हैं तो हमारे स्किन में खुजली होता है, इरिटेशन होता है, तो वो इसी सिस्टोसोमा इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। और ये विशेष टाइप से एलर्जी वगैरह भी स्किन पर पैदा करते हैं। क्लियर होगा इस आपको? तो ये है। और जो भी चीजें हैं इंटेस्टाइन वगैरह है, अलग अलग
अलग अलग सिस्टोसोमा में इंटेस्टाइन का साइज भी अलग अलग हो सकता है। तो ये पूरा आप लोग डायग्राम बना लेना। तो इसी में नोट्स में भी एक बार आप लोग देख लेना, मैंने जो भी इसका लक्षण वगैरह है ना और जो भी इसका स्ट्रक्चर है वो पूरा अलग अलग लिखी हूँ। एक बार के लिए मैं आप लोगों को लंबाई बता देती हूँ, है ना, लेंथ बता देती हूँ। जो मेल सिस्टोसोमा होते हैं उनका जो लेंथ होता है वो 10 से 15 मिमी होता है, और जो फीमेल होती है उनका 20 से 26 मिमी लंबाई होता है। क्लियर हुआ गाइस? तो मतलब कहने का मतलब है कि फीमेल सिस्टोसोमा थोड़े से लंबे होते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये तो था गाइस स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टर। देन उसके बाद हम लोग इसके लाइफ साइकिल के बारे में देख लेते। तो चलिए इस स्ट्रक्चर वगैरह पूरा होने के बाद हम लोग इसके लाइफ साइकिल के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देखिए। आई नो थोड़ा सा आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा या फिर ज्यादा व्हाइट दिखाई दे रहा होगा, है ना, मैं समझ सकती हूँ। थोड़ा सा कैमरे का थोड़ा सा लाइट का इशू है, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करके बताती हूँ गाइस। एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगी हल्का सा जूम करके, है ना। तो चलिए यहाँ से मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए सिस्टोसोमा का जो लाइफ साइकिल है, अगर मैं बोलूँ तो ये 2 से 3 दिन का ही होता है, ज्यादा दिन का नहीं होता इनका लाइफ साइकिल। और इनका लाइफ साइकिल आधा तो मनुष्य के शरीर में या फिर किसी अन्य कशेरुक जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, बैल, इस टाइप से किसी जीव के शरीर में, और आधा जो इनका लाइफ साइकिल है वो किसी स्नेल या फिर घोंघे वगैरह के शरीर में या फिर पानी में बीतता है ना। तो ऐसा नहीं है कि इनका पूरा जीवन चक्र, इनका पूरा लाइफ साइकिल केवल हमारे ब्लड में ही बीतेगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग तरीके से इनका लाइफ साइकिल ये पूरा करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग इनके फर्टिलाइजेशन से। तो मैंने क्या बताया था कि जो मेल सिस्टोसोमा और फीमेल सिस्टोसोमा होते हैं वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं और अपना फर्टिलाइजेशन का कार्य पूरा करते हैं। जैसे ही उन्हें फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब निषेचन की क्रिया होती है, और जो फीमेल सिस्टोसोमा होते हैं वो अंडे देने का कार्य करती है। तो अंडे देने का जब समय आता है तो वो क्या करते हैं, मेल सिस्टोसोमा से अलग होकर के मेल सिस्टोसोमा से अलग हो जाते हैं और ब्लड के किसी अन्य हिस्से में आकर के अंडे देने का कार्य करते हैं। तो अब सवाल ये है कि वो कौन से हिस्से में आकर के अंडे देते हैं। तो ज्यादातर वो इंटेस्टाइन में, मतलब आंत में, या फिर हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आकर के अंडे देने का कार्य करते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पर स्थित होता है? जैसे मान लो ये क्या है, लीवर है, सॉरी एक मिनट, ये क्या है, लीवर है। मान लीजिए यहाँ पर मेल सिस्टोसोमा और फीमेल सिस्टोसोमा प्रेजेंट है ना। अब जैसे ही एग वगैरह अंडे देने का टाइम आया तो फीमेल सिस्टोसोमा मेल सिस्टोसोमा से अलग हो जाते हैं, और अलग हो करके ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पर स्थित होता है, जहां से यूरिन आउट हो रहा है, यूरेथ्रा के जस्ट ऊपर होता है ना यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय जिसको हम लोग कहते हैं, जहां पर यूरिन कलेक्ट हो करके रहता है। तो उसे यूरिनरी ब्लैडर में आकर के वो क्या करते हैं, अंडे दे देते हैं। अब उनके जो अंडे होते हैं वो टिश्यू को छेद करके यूरिन में आकर के बैठ जाते हैं। जैसे हम यूरिन वगैरह करते हैं तो उस यूरिन के रास्ते जो छोटे छोटे अंडे होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। समझ में आया आप लोगों को? जो फीमेल सिस्टोसोमा होती है जब अंडे देती है तो ज्यादातर इंटेस्टाइन या फिर यूरिनरी ब्लैडर में आकर के अंडे देती है, ताकि जो अंडे हैं वो स्टूल के रास्ते, मतलब टॉयलेट के रास्ते या फिर यूरिन के रास्ते वो अंडे क्या हो सके, बाहर आ सके। यहां तक क्लियर हुआ आपको? अब जैसे वो अंडे बाहर आ जाते हैं तो कहां पर आते हैं, यहाँ पे देखो, थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ मैं इस हिस्से को, यहाँ पे देखिए। अब जैसे ही सिस्टोसोमा के जो अंडे हैं वो एग क्या हो गए, रिलीज हो गए, और जैसे किसी भी पानी वगैरह में, तालाब वगैरह में, नाली वगैरह में या फिर कहीं गड्ढे वगैरह में जाकर के वो क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। अब वो जो एग है, एग पास फ्रॉम द होस्ट इन स्टूल एंड यूरिन, मतलब यूरिन और टॉयलेट के जरिए वो पास हो चुका है एग। अब इनका जो पहला स्टेज आता है वो कहलाता है आपका मीरासीडिया। आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज है ये, जिसको हम लोग कहते हैं मीरासीडिया स्टेज। तो जो अंडे होते हैं धीरे धीरे बड़े होने का काम करते हैं और बड़े होकर के वो मीरासीडिया फेज पर आते हैं। जैसे ही ये मीरासीडिया फेज पर आते हैं, एग हैच इन वाटर एंड रिलीज इमेच्योर लार्वा। इसको हम लोग इमेच्योर लार्वा भी कहते हैं, मतलब अंडे से अब धीरे धीरे लार्वा बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। और ये प्रोसेस वाटर में ही होता है, फिर किसी गंदे नाली में, तालाब में ही ये प्रोसेस क्या होता है, पूरा हो पाता है। मतलब अंडे से लार्वा बनने का जो इनका प्रोसेस है वो किसी पानी वगैरह में ही पूरा होता है। अब जैसे ही ये जो मीरासीडिया है वो क्या करते हैं, तैरने का काम करते हैं। क्यों तैर पाते हैं? क्योंकि उनमें, उनके शरीर में छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे जो मीरासीडिया होते हैं ना, उनके शरीर में छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं, और इसी सीलिया के माध्यम से वो तैरने का काम करते हैं, और तैर कर करके अपने सेकंड होस्ट तक पहुंच जाते हैं। सेकंड होस्ट, पहला होस्ट कौन था, हम मनुष्य थे ना।
अब सेकंड होस्ट कौन हुआ, कोई स्नेल हो गया या फिर जैसे कि घोंघा वगैरह। तो वो क्या करते हैं, जो मीरासीडिया होता है उनमें छेदने की क्षमता तो इनमें बचपन से ही होती है ना, एग भी शरीर को छेद करके यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है, मीरासीडिया में भी बेधने की क्षमता होती है। अब वो क्या करते हैं, जो मीरासीडिया है वो घोंघे में या फिर क्या बोलते हैं स्नेल में घुस करके उनके ब्लड में चले जाते हैं, उनके स्किन पे चले जाते हैं। जब वो पेनिट्रेट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मीरासीडिया पेनिट्रेट स्नेल, मतलब जो मीरासीडिया होता है वो किसी स्नेल को पेनिट्रेट करके उनके शरीर में एंटर कर जाते हैं। यहां तक समझ आया। अब सेकंड होस्ट में ये एंटर कर चुके हैं, ठीक। अब देखो सेकंड होस्ट में एंटर करने के बाद जो मीरासीडिया है उनमें डेवलपमेंट चालू हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्नेल मीरासीडिया डेवलप इनटू स्पोरोसिस्ट, और उनके शरीर में ये डेवलप हो करके कौन से फॉर्म में आ जाते हैं, स्पोरोसिस्ट। पहले क्या था, एग था, सेकंड नंबर में मीरासीडिया था, थर्ड नंबर में स्पोरोसिस्ट। तो ये अब स्पोरोसिस्ट फॉर्म में आ चुके हैं। जो पहले लार्वा थे उनका साइज अब डेवलप हो चुका है, उनमें परिवर्धन हो चुका है, ठीक। अब धीरे धीरे ये वापस से घोंघे से निकल करके पानी में आ जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि घोंघे के शरीर में ही रहे, वो घोंघे के शरीर से निकल करके वापस पानी में आ जाते हैं, और हम इसको बोलते हैं सर्केरिया। यहाँ पे इनका परिवर्धन होने के बाद, स्पोरोसिस्ट से परिवर्धन होने के बाद ये क्या बन जाते हैं, सर्केरिया। सर्केरिया फॉर्म में आ जाते हैं। वैसे जो भी नाम वगैरह है ना मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, सो डोंट वरी गाइस। तो सर्केरिया फॉर्म में आ जाता है। देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता देती हूँ। स्पोरोसिस्ट become सर्केरिया which are released in water and may penetrate a person's skin, मतलब अब ये सर्केरिया बन चुका है, इनमें दो पूंछ भी आ गए हैं। देखो सर्केरिया में डेवलपमेंट होने के बाद देखो इसमें दो पूंछ आ जाते हैं, बेधने की क्षमता और ज्यादा अच्छी हो जाती है इनकी। तो ये क्या करते हैं, पानी में रहते हैं। अब जैसे ही हम लोग पानी के कांटेक्ट में फिर से आते हैं, जो सर्केरिया होता है हमारी स्किन को छेद करके पेनिट्रेट करके वापिस हमारे ब्लड में क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को। तो ये क्या हुआ, इनका पांचवा स्टेज हो गया। आगे देखो, अब जैसे ही हमारे शरीर को पेनिट्रेट कर दिए, हमारे ब्लड में पहुंच गया, ब्लड में पहुंचने के बाद हमारे लीवर तक जाने लगते हैं, मतलब ब्लड से शरीर के अन्य हिस्से में फैलने लगते हैं। तो कौन से फॉर्म में आते हैं ये, सिस्टोसोमुला फॉर्म में आकर के ड्यूरिंग पेनिट्रेशन सर्किया डेवलप इनटू सिस्टोसोमुल एंड ट्रेवल टू द लीवर टू मैच्योर। मतलब कहने का मतलब है कि सिस्टोसोमुला हमारे लीवर तक पहुंचते उनमें और डेवलपमेंट होने लगता है और डेवलपमेंट हो करके ये एडल्ट वर्म में, मतलब पेयर्ड सिस्टोसोमा में ये परिवर्तित हो जाते हैं, और इन मतलब इनमें मैच्योरिटी आ जाती है। यहाँ पे मेल और फीमेल को आप एक साथ देख रहे हो। फिर से इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, फिर से ये एग देंगे, फिर से इनका एग बाहर निकलेगा, फिर से उनमें डेवलपमेंट होगा। तो ये 2 से 3 दिन तक ये प्रोसेस चलते रहता है। इनका जो लाइफ साइकिल है ज्यादा 2 से 3 दिन का होता है, उससे ज्यादा तो होता नहीं है। ये क्लियर होगा इस आप लोगों को। तो लिख सकते हो आप लोग, मैंने नोट्स में भी अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो हुआ। अब चलिए मैं आप लोगों को, जब इन्फेक्शन होता है तो कैसा कैसा सिम्टम शो होता है वो मैं आप लोगों को बता। अब चलिए हम लोग पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। जब सिस्टोसोमा का इन्फेक्शन होता है तो किस किस टाइप के लक्षण देखने को मिलते हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जैसे ही सिस्टोसोमा हमारे शरीर में एंटर करते हैं, जिस रास्ते से भी शरीर में एंटर किए हुए हैं वहां पर रेसेस आना या फिर खुजली, लालिमा, हल्का फुल्का इन्फेक्शन, जलन, फीवर आना, ये सब चालू हो जाता है। और जैसे ही वो शरीर में एंटर कर लेते हैं फिर कई प्रकार के लक्षण देखने को मिलता है। इस्नोफिलिया नामक रोग इससे हो जाता है ना। तो ये सब चीजें इस सिस्टोसोमा के इन्फेक्शन से पैदा होते हैं। अगर सिस्टोसोमा की संख्या शरीर में बढ़ गई, अगर वो फेफड़े तक पहुंच गया, अगर वो हार्ट तक पहुंच गया, अगर वो लीवर तक पहुंच गए, तो फिर वो क्या करते हैं, ब्लड के हिस्से में आकर के उस रास्ते को जाम कर देते हैं, जिससे कभी कभी हार्ट अटैक आने की भी संभावना होती है। तो इन सब से बचने के लिए एक प्रकार का मेडिसिन दिया जाता है। मेडिसिन का नाम आप लोग याद कर लेना, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। इसका नाम है टार्टर एमेटिक। ये मेडिसिन है जो कि सिस्टोसोमियासिस में दिया जाता है। एंथियोमेलाइन है ना,
नोट्स में भी मैं लिखी हुई हूँ, तो ये देख लेना। ये इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है शिस्टोसोमियासिस में। क्लियर हो गई आज का वीडियो। तो चलिए मैं नोट्स का स्क्रीनशॉट, मतलब नोट्स दे देती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नोट्स क्लियर नहीं दिख रहे होंगे तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा अच्छे से इंक्रीज कर लेना, ताकि नोट्स अच्छे से दिख सके आप लोगों को। और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के सारे वीडियो चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग किसी भी टॉपिक के नाम से सर्च करोगे ना, नॉलेज अड्डा के नाम से, तो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप लोग चेक जरूर करें। सो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।